अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीएसएस फिज़िक्स के हवाले से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तकरीबन एक क्वेश्चन तो लाजमी होता है, इसमें से आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं, 1.5 भी हो सकता है। तो इस तरह आप समझ लें कि एक से लेकर तकरीबन दो तक आपके क्वेश्चंस जो है ना वो प्रिपेयर हो जाते हैं ये चैप्टर पढ़ने। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हवाले से। सामने फ़िलहाल आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये जो पोर्शन शुरू का है ना, एक दो सफ़े हैं इसके, ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से चीज़ें करनी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की आप बात करते हैं। सॉलिड्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेजर टाइप्स 2 हैं, लेकिन हम 3 टाइप्स भी लेते हैं आमतौर पर। अगर आप क्रिस्टलाइन के हवाले से बात करते हैं ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हवाले से 2 टाइप्स आती हैं। एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इसके अंदर जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो इर्रेगुलर होती है। एटम हैप्पैज़र्डली, रैंडमली अरेंज्ड हो जाते हैं और आपका सॉलिड बन जाता है। वैक्स, ग्लू, गिलास, प्लास्टिक, ये इसमें आते हैं। जहाँ तक ये प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स है ना, ये हमारे पास, हम इसको थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड में भी ले लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर मसला ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी के इन बिटवीन कहीं होता है, क्योंकि ये बनते हैं पॉलीमराइजेशन से, रिएक्शंस के ज़रिए। और जो पॉलीमर इंजीनियर हैं दे नो दिस थिंग वेरी वेल, और केमिकल इंजीनियर भी, और आप सब लोग भी इसको जानते हैं क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने एफएससी केमिस्ट्री में पढ़ रखी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड जिनके अंदर एटम्स एक मखसूस अरेंजमेंट, अलाइनमेंट के साथ होते हैं, और ये ऑर्डरली अरेंजमेंट रिपीट होती है अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द सॉलिड। इस अरेंजमेंट में, जिस अरेंजमेंट में आपके एटम्स जुड़े होते हैं, उसको हम क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको रिपीट करके आपका पूरा सॉलिड बनता है, जिस तरह हमारे घर में दीवार बनती है तो उसमें बेसिक यूनिट क्या, ईंट होती है, ब्रिक जिसे कहते हैं, वो रिपीट होती है तो दीवारें बनती हैं, और दीवारें रिपीट होती हैं तो आगे कमरे बनते हैं, और कमरे रिपीट होते हैं तो आगे इमारत बनती है। तो बेसिक यूनिट जो है स्ट्रक्चर का, वहाँ ईंट है यानी ब्रिक है, यहाँ पे यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल्स आपस में मिलते हैं और आपका सॉलिड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की तमाम प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है। बहुत सारे यूनिट सेल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हुए, तकरीबन 14 लेटेसिस हैं कि 7 यूनिट सेल्स हैं। ट्राइक्लिनिक है, सिंपल मोनोक्लिनिक है, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक है, सिंपल ऑर्थोहोम्बिक है। ये अब जितने भी नाम आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, जस्ट नाम पता होने चाहिए आपको, या ये टेबल में नाम पता रहो। ये 7 जो नाम है ना, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल, ऑर्थोहोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, और साथ में इनके जो लेंथ्स होती हैं ABC तीनों साइडों की, उनके एंगल जो इन बिटवीन होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल क्यूब किसे कहते हैं? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसके फेस के ऊपर या सेंटर में कोई और एटम ना हो, सिर्फ वो जो क्यूब के कॉर्नर्स होते हैं ना उनके ऊपर एटम हो। NaCl का स्ट्रक्चर इसी किस्म का होता है। डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या MCQ के हवाले से। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना क्यूब के, उसमें सिर्फ एटम होंगे, सेंटर में या फेस के ऊपर कोई एटम नहीं होगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर ये होता है कि उसकी बॉडी में सेंटर में एक एटम होता है और चारों कॉर्नर्स पे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। फेस सेंटर का ये होता है कि उसके हर फेस के ऊपर एक एक एटम आ रहा होता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आ जाती हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव के है, इसमें कोई अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया आपका बॉन्डिंग के हवाले से। मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटल्स के अंदर पाया जाता है, एटम्स और वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बीच में है। इसी की वजह से जो मेटल्स होती हैं उनमें मीएबिलिटी यानी कि वो प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत हम की शीट्स वगैरह बना लेते हो। मेटालिक बॉन्डिंग इसकी बेसिक वजह है, और इसी की वजह से कंडक्टिविटी भी इनमें होती है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के ज़रिए जो बनता है इलेक्ट्रॉन्स की, ये अभी आगे जाके हमने अभी पढ़ने हैं सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर इसका जिक्र आएगा, ठीक है, 4th ग्रुप ऑफ प्रोडिक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स हैं हमारे। फिर आयोनिक बॉन्डिंग में ये होता है कि इसमें
कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज और जहाँ आ जाता है वहाँ नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। NaCl इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब ये जो आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ये आपका बाकायदा पहला क्वेश्चन जो पेपरों में बहुत दफ़ा आया हुआ है। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड का मतलब क्या, आपको पता है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट में, तो एक तो बात यह है कि उस ऑर्बिट की अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन का अपना डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2 या NH कट। क्वांटम में आप ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, और उसमें आप जो लोग बाद में क्वांटम को पढ़ेंगे वो वहाँ जाके पढ़ लेंगे उसको। अब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है। ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल का नाम भी देते हैं। एक सिंगल ऑर्बिट, सिंगल एटम की बात हो रही है अभी, ये जहन में रखिएगा। सिंगल एटम है, उसके गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, हर ऑर्बिट की अपनी एक डेफिनेट एनर्जी है, वो एनर्जी लेवल कहलाएगा। अब ज़रा इमेजिन करें, आपका ये जो सिंगल एटम है ये अगर बहुत सारे एटम्स के इन बिटवीन आ जाता है इन अ सॉलिड, तो इस सिंगल एटम के ऊपर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे से तमाम एटम्स फोर्सेस लगाएंगे। अब ये फोर्सेस कौन सी होंगी, अट्रैक्शन की भी होगी, रिपल्शन की भी होगी। कैसे, हमारे सिंगल एटम के न्यूक्लियस को इर्द गिर्द मौजूद तमाम एटम्स के न्यूक्लियाई रिपेल करेंगे और इर्द गिर्द मौजूद तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे हमारे न्यूक्लियस को, और हमारे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इर्द गिर्द मौजूद तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और उनके न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करेंगे। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से आपका जो ऑर्बिट होता है ये स्प्लिट अप हो जाता है मज़ीद सब ऑर्बिट्स के अंदर, और ये सारे यानी सब लेवल्स के अंदर, एनर्जी लेवल्स के अंदर, और ये सारे के सारे एनर्जी लेवल इतने क्लोज होते हैं कि मिलके एक एनर्जी बैंड बना देते हैं। यानी अगर आप आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बैंड बनेगा उसको कहेंगे वैलेंस एनर्जी बैंड का नाम दे देंगे। उसके नीचे जितने ऑर्बिट्स हैं वो सारे फील्ड ऑर्बिट्स होंगे, तो वो फील्ड एनर्जी बैंड्स हैं। अब वैलेंस के ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं, खाली जगह, फ्री स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में चला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब है वहां कंडक्शन बैंड है। ये जो आपकी एनर्जी बैंड थ्योरी है ये असल में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टर्स। अभी हम पढ़ेंगे क्या है सेमी कंडक्टर। 3 किस्म के मटेरियल से हम वाकिफ हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से। एक होते हैं कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू की बात की जाए तो वो अच्छी खासी ज़्यादा होती है और 10⁻⁷ के अराउंड कहीं फिर रही होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं इंसुलेटर की, इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर, 10⁻⁻20 से -10 के इन बिटवीन कहीं होती है ये। और फिर बीच में वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के एन बैंड इन बिटवीन होती है, 10⁻⁻4 से -6 पर ओम पर मीटर इनकी कंडक्टिविटी होती है। यानी सेमीकंडक्टर्स का मसला ये है कि इसका बिहेवियर को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कंडक्टर्स को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इंसुलेटर को पढ़ते आ रहे हैं कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। लो जी, बात समझ आ गई भाई, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर है, जिसमें नहीं है वो इंसुलेटर है, कहानी खत्म हो गई। सेमीकंडक्टर की कहानी अजीब है। आप टेम्परेचर हाई करें ये कंडक्टर बन जाते हैं, आप टेम्परेचर लो करें ये इंसुलेटर बन जाते हैं, और 0 केल्विन पे जाके बड़े परफेक्ट किस्म के इंसुलेटर बन जाते हैं। और भाई ये क्या बात हुई, कंडक्टर्स की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। अच्छा, ये सवाल आया हुआ है आपका, मैं बता दूं चलते चलते कि आप कंडक्टर की जो आपकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी है और जो आपकी क्वांटम थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करें। इलेक्ट्रिकल थ्योरी ये जब हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का आप उसमें पढ़ोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा हूँ वहाँ इसका आर्टिकल मौजूद है, उस लेक्चर में मैं मेंशन करूँगा आप लोगों को कि वहाँ पे ये कौन सा टॉपिक है। मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती, वहाँ ये डिटेल में बता मैं यहीं रहा हूँ,
लेकिन वहाँ भी ये लिखा हुआ है। वो आर्टिकल और ये आर्टिकल मिला के फिर आपको एक सवाल आया हुआ है। तो मैं ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो ये कहती है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर, जहाँ नहीं है वो इंसुलेटर। अब ये क्या कहानी है कि ये टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टर, ना बढ़ा तो इंसुलेटर। तो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ये एनर्जी बैंड थ्योरी बनी थी। आमतौर पर आपका जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ए और बी दो पार्ट हैं, एक डिस्क्रीट लेवल है और एक स्प्लिटेड लेवल है आपके पास राइट साइड पर। तो ये वही है कि जब आपके ऑर्बिट या एनर्जी लेवल स्प्लिट अप होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ अदर एटम्स, तो वो एनर्जी बैंड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। अब एनर्जी बैंड की वो मैंने डिफाइन भी कर दिया कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फील्ड बैंड, ये तीन किस्म के हमारे एनर्जी बैंड्स होते हैं। एक और चीज़ होती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे फॉरबिडन गैप, ये मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये वाला दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान में जो खाली जगह होती है जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता, उसे फॉरबिडन गैप कहते हैं। अब इसी फॉरबिडन गैप की बुनियाद पे हमने एक्सप्लेन करना है बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का। अच्छा, फॉरबिडन गैप आ गया, वैलेंस बैंड आ गया, कंडक्शन बैंड डेफिनेशन है इनकी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का जिक्र आ गया। ठीक है जी। अब जहां तक कंडक्टर्स का बिहेवियर का ताल्लुक है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं। असल में कंडक्टर का जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में है या कंडक्शन बैंड में है, दे आर द सेम। इट मीन्स हर वक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से हम इनके कंडक्शन बैंड को कहते हैं ये पार्शियली फिल्ड होता है कंडक्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस जिनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दे भी देंगे तो वो इस डिफरेंस को फिलअप नहीं कर पाता। और आमतौर पे ये जो फॉरबिडन गैप है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली होता है। ठीक है, और ये अच्छी खासी एनर्जी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आता है उसमें सेमीकंडक्टर में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप इतना इजी होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है ना बगैर हीटअप किए, उसी पर बॉन्ड ये ब्रेक कर जाता है सेमीकंडक्टर्स का और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, वो जंप करके अपने वैलेंस ऑर्बिट से कंडक्शन बैंड में आता है। अब एक बार याद रखिएगा यहाँ एक और कॉन्सेप्ट कि वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है विद न्यूक्लियस, फ्री नहीं है। जब वो कुछ एनर्जी गेन करके हाई लेवल पर आएगा ना तो कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मतलब वो हाई एनर्जी पर है, और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी पर है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से जब लो एनर्जी में आता है तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करता है, LED का कॉन्सेप्ट। और वो एनर्जी अगर विजिबल रेंज के अंदर आती है ड्यू टू सम स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स तो वो हमें दिखाई देगी, वो LED बल्ब बन जाता है आपका। एनीवे, ये कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं बता दूं, ये आपकी जी एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पे बैंड डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर ए कंडक्टर्स, दरमियान में इंसुलेटर, आखिर में सेमीकंडक्टर का फॉरबिडन गैप बहुत ही छोटा सा होता है, और ये मैं अभी आपको मेंशन किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। और इधर आप देख सकते हैं ये जो गैप है ये अच्छा खासा वाइड गैप है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा। तो जिसकी वजह से इसको फिलअप करना इलेक्ट्रॉन के बस की बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तो आपका जो एटॉमिक लेटेस है वो ब्रेक कर जाती है, बर्न कर जाता है। और यहाँ पे ओवरलैपिंग है, ये हिस्सा जो ना ये ब्लैक, ये ओवरलैपिंग को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेमीकंडक्टर का आ गया। सेमीकंडक्टर में याद रखिएगा कि जो फॉरबिडन गैप होता है इसकी वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या 0.7 डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। ठीक है, डायमंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बहुत बुरी किस्म का ये कंडक्टर, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटर होता है ये। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूले की, अब आपने इसको नहीं करना तैयार, इसको सिर्फ फॉर्मूले की हद तक रखना है, फॉर्मूले की हद तक। ये अल्फा है, ए नहीं है, याद रखिएगा।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कि चेंज इन टेम्परेचर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर एंड पर डिग्री ओरिजिनल रेजिस्टेंस या पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये चीज़ रेजिस्टिविटी में आता है, इसका यूनिट होता है पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा कि इसको सिर्फ डेफिनेशन के हवाले से आपने याद करना है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर्स का याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के हवाले से ही कि पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपने बात याद करनी, टॉपिक आपका पीछे एंड हो जाता है। सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टर्स की बढ़ती है, इनकी कम हो जाती है। ठीक है, और 0 केल्विन पे ये बड़े परफेक्ट किस्म के इंसुलेटर होते हैं। जो इंसुलेटर है ज़ाहिर बात है उनमें कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, तो ये परफेक्ट किस्म के इंसुलेटर ही हैं। इसलिए इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब आप बात करते हैं तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट आमतौर पे इनका अगर लिया भी जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाए, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी बाज़ मटीरियल हैं जिनका हम नेगेटिव ले लेते हैं इसमें। उसके बाद अगला सवाल आता है आपके पास, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आया, बहुत ईजी सवाल है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ये अभी मैं आपको बता रहा था। जिन सेमीकंडक्टर का जिक्र कर रहा था पीछे, वो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हम कोई मिक्सिंग ना हो किसी फॉरेन एलिमेंट की, उसे हम कहते हैं। और ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स हैं, जिनका ताल्लुक 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से होता है। 4th ग्रुप में होने की वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग 4 एटम से बॉन्ड बना लेते हैं और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है इनका। और कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता एट लो टेम्परेचर, और दे बिहेव एज इंसुलेटर्स। इसमें आपने पहले इनका स्ट्रक्चर स्टडी करना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, इनका इसमें थोड़ा सा जिक्र है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वाले से। ये इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ये उसकी 2D डायग्राम के सेंटर में भी आपको एक सिलिकॉन का आइटम नज़र आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सिलिकॉन है तो ये भी सिलिकॉन है, या जर्मेनियम ले लें इसको आप चारों तरफ। ठीक है जी, सेंटर में भी तो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। बॉन्ड सारे फिलअप्ड हैं, कंप्लीट हैं, नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। सो ये क्या है, ये इंसुलेटर है जी आपका। बॉन्ड बहुत कम एनर्जी, कितनी 1.1 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली फॉर सिलिकॉन, 0.7 फॉर जर्मेनियम। इतनी कम एनर्जी भी मिल जाए ना तो ये क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। एनर्जी का जिक्र ये सामने लिखा नज़र आ रहा होगा आपको, ये और ये। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है ना तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है। मैं इसी डायग्राम से बता देता हूँ आपको। यहाँ से फर्ज कर लें ये इलेक्ट्रॉन निकला यूं, तो पीछे क्या बन गया, होल। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इस होल को ये इलेक्ट्रॉन आके फिलअप कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो होल इधर चला जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो होल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। होल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट हम उसे पॉजिटिव चार्ज कैरियर लेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एफिनेट हो रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा, होल्स का फ्लो कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन है, होल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि आप बहुत टेम्परेचर बढ़ा के बैठ जाओ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर जर्मेनियम एंड 150 फॉर सिलिकॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर ब्रेक कर सकता है और आपका जो कंडक्टिविटी है वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर काम करना है। अब लो टेम्परेचर पे रोला है, हाई टेम्परेचर पे तो पता लग गया जी बड़े अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं सेमीकंडक्टर। लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। हमारी कोशिश होती है लो टेम्परेचर पे भी कंडक्टर्स की तरह बिहेव करें, उसके लिए इनके में मिक्सिंग की जाती है।
अब मिक्सिंग चौथे ग्रुप के एलिमेंट में या तो की जा सकेगी तीसरे ग्रुप के एलिमेंट की या पांचवें की, उसके अलावा नहीं की जा सकती। एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत अच्छे अंदाज में सेटिस्फेक्शन हो चुकी है साइंटिस्ट को कि बाकी एलिमेंट्स की मिक्सिंग करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। तीसरे और पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स की मिक्सिंग से ऐसा नहीं होता, लेकिन मिक्सिंग की रेशो भी बड़ी कम है। 10 पावर आपके पास तकरीबन 6 एटम अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन के, तो एक एटम मिक्सिंग एलिमेंट का होगा। इससे ज़्यादा करोगे तब भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम टू द प्योर क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर टू एनहांस देयर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। इस अमल को हम डोपिंग का नाम देते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे ये मेंशन है इस जगह पर। और इस तरह फिर जो एलिमेंट आता है आपके पास वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के बनते हैं, एक इसमें पी टाइप है और एक एन टाइप है। पहले एन टाइप को देख लेते हैं। एन टाइप करने के लिए आपको जो डोनर है, डोनर कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन दें आपको, पेंटावेलेंट एलिमेंट फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स करते हैं। एग्जांपल्स आपको नजर आ रही होंगी, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, ठीक है जी। तो आमतौर पर इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी जर्मेनियम में और फास्फोरस सिलिकॉन में यूज़ होता है, ठीक है। यह आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है कि आप जब एंटीमनी को मिक्स करेंगे तो नेबरिंग चार्ज जर्मेनियम एटम है, एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाएगा, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, 10 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन मिले, 10 होल मिले, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की तादाद ज़्यादा हो गई पॉजिटिव चार्ज कैरियर के मुकाबले में, तो नेगेटिव का एन लेकर इसको एन टाइप सब्सटेंस का नाम दे दिया, ठीक है जी। और इसकी वजह से 0.01 आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल और कम हो जाता है इन बिटवीन द वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो उसके बाद इसके अंदर आ जाता है पी टाइप सब्सटेंस, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलानी होती है जो कि आमतौर पे एक्सेप्टर कहलाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। गैलियम है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सारे लिखे हुए हैं आपके पास। और इसमें से एल्यूमिनियम को अगर हम मिला देते हैं, इंडियम शो किया गया, तो बीच में आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, ये खाली जगह है। खाली जगह का मतलब होल है। यहाँ पर होल का मतलब ये यूं समझ लें, इसकी मिसाल बड़ी सादा सी है। कीचड़ है सड़क के ऊपर, नहीं चला जा रहा, लोग ईंटें रख देते हैं। अब ईंटों पे कदम रखते हुए आप सड़क क्रॉस कर जाते हैं, यानी आपने कदम रखने की जगह बना दी तो रास्ता खुल गया। तो अब आपने होल क्रिएट करके इलेक्ट्रॉन के कदम रखने की जगह बना दी। अब इसका मतलब चाहे लो टेम्परेचर पे आप बैठे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है यहाँ से निकल के यहाँ आ सकता है। इस लो टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी कैरी ऑन हो सकती है। चूंकि होल तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पी टाइप सब्सटेंस कहलाएंगे। ऑन द होल आपने न्यूट्रल एटम के अंदर जर्मेनियम या सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम की मिक्सिंग की तो कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर, नेट चार्ज 0 रहता है। वो जो होल आ गया या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का फ़र्क है। एल्यूमिनियम का एटम आपने मिक्स किया, एल्यूमिनियम एक एटम है, एटम न्यूट्रल होता है बाय नेचर, तो उधर से आपके पास जर्मेनियम वाला भी या सिलिकॉन वो भी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में जब न्यूट्रल की मिक्सिंग की तो न्यूट्रल रहा टोटल एटम, ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के हवाले से। फिर आपके पास इसमें आ जाता है कि जब ये एनर्जी बैंड का है, आपने देखा कि जब आप ये इम्प्योरिटी डालते हैं ना, थोड़ा सा एनर्जी गैप और कम हो जाता है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती होती है, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई है। और इसमें बस ये बताया हुआ है कि जब आप डोनर इन इम्प्योरिटी डालते हैं या एक्सेप्टर इन इम्प्योरिटी डालते हैं तो एन टाइप रीजन में से आपका गैप कम होना है या पी टाइप की तरफ से कम होना है, बस। फिर है जी आपके पास मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जिक्र हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उस दौरान आपके चार्ज पार्टिकल किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि क्वेश्चन आपके पीछे मुकम्मल हो जाता है। ये डेफिनेशन है। उसके बाद आपके पास जो टॉपिक शुरू होता है ये है जी पीएन जंक्शन डायोड, इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली बेसिक डिवाइस। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो तो इसके बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जो बाकी भी हैं वो भी वाकिफ़ हैं
क्योंकि ये चीज़ आपने माशाल्लाह से 10th में भी पढ़ रखी है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ रखी है, उसके अलावा एज माइनर सब्जेक्ट जो हैं वहाँ भी आप थोड़ा बहुत इनको पढ़ते हो और आज भी पढ़ने लगे हो माशाल्लाह से। पीएन जंक्शन डायोड क्या है कि अगर आपके पास सिंगल कोई क्रिस्टल है जर्मेनियम या सिलिकॉन का, उसके आधे हिस्से को आप कर देते हो पी टाइप मटेरियल से और बाकी आधे को एन टाइप बना देते हो। तो जैसे ही ये काम करोगे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की डेवलपमेंट, तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये फ़र्ज़ कर लें जी मेरे पास एक रेक्टेंगुलर चिप है, इसके इधर मैंने पी टाइप डेवलपमेंट कर दी, इधर एन टाइप कर दी। अब होगा क्या, इधर होल आ जाएंगे, ठीक है, और इधर आ जाएंगे होल और उधर आ गए इलेक्ट्रॉन। लें जी, जैसे ये चीज़ होगी ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है राइट साइड के एन साइड पर, ये शिफ्ट करेंगे पी की तरफ, होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक। जब ये इधर आएंगे ना, तो हमारे पास यहां से होल गायब हो गया क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और होल यहां जनरेट हो जाएगा एन साइड पर। यानी एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ जाएगी, पी साइड पर नेगेटिव चार्ज की लेयर आ जाएगी। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में डेवलप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको नाम देंगे पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि ये पोटेंशियल मजीद ट्रैफिक ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की अक्रॉस द जंक्शन रोक देता है और इस पोटेंशियल की वजह से इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो भी जाए ना, स्टे नहीं कर पाता। जनरेट क्यों होता है भाई, है तो सारा सेमीकंडक्टर, किसी भी लम्हे एनर्जी लेकर कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक प्रोड्यूस हो सकता है बॉन्ड ब्रेक होकर। तो वो अगर इस रीजन में ब्रेक होगा ना, सेंट्रल रीजन में, तो वो यहां से रिपेल हो जाएगा। इससे ये हिस्सा कहलाता है डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है डिफरेंस, उसे पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। तो ये बहुत बेसिक बातें, बेसिक अंदाज में बता रहा हूं आपको। 1 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है, चार्ज लेस रीजन होता है, ये इसकी डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है जी, देख लीजिएगा। पोटेंशियल बैरियर के बाद अब हमारे पास इसके अंदर आपने जो करना है, हाँ जी, पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन सिर्फ करनी है और ये 3 पॉइंट के नेचर ऑफ क्रिस्टल उस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे। बाकी जो टिपिकल बैरियर्स की टाइप्स हैं, टेम्परेचर्स का जिक्र है, ये नीचे की आपको पैराग्राफ में, ये आप करें ना करें ऑब्जेक्टिव के हवाले से रख लें, मैं बता दूं ये इतना पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको सिर्फ MCQ के हवाले से देख लीजिएगा, इसको मेन टेक्स्ट में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी, रिप्रेजेंटेशन, ये भी सारा का सारा पोर्शन आपका MCQ का ही होगा, ये कोर्स में मेन टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। ये MCQ का पोर्शन है, सिंबल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनको बताने की इतनी कोई ख़ास चंदा मुझे ज़रूरत नहीं है। आगे है जी आपके पास बाइसिंग। बाइसिंग कहते हैं कि जब आप जंक्शन के ऊपर अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड करते हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल। जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो 2 तरीकों से करते हैं, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो बनता है फॉरवर्ड बाइस बन जाता है। फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है और हैवी अमाउंट ऑफ करंट मिली एम्पियर में फ्लो करता है अक्रॉस द जंक्शन, ठीक। ये इसकी मोटी मोटी बातें हैं। रिवर्स बाइसिंग में आप क्या करते हो, पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हो, डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाती है, यू कैन सी इन द डायग्राम। करंट फ्लो नहीं करता थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली बहुत थोड़ी सी अमाउंट में करंट फ्लो करता है माइक्रो एम्पियर में। वो करंट क्यों करता है, ये जो आपको रीजन नजर आया ना, इसके अंदर से मुसलसल बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, उसकी वजह से वो करंट रिपेल होता है, पोटेंशियल बैरियर के नतीजे में वो करंट फ्लो करता है सर्किट में, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि ग्राफ्स हैं। ये आपके पास सर्किट डायग्राम फॉरवर्ड बाइसिंग की, बड़ा देख लो, ये आपके पास जो इधर वाला पोर्शन है ना, ये आपका पोटेंशियल बैरियर वो है डिवाइडर, रियोस्टेट वाला सर्किट जो बचपन में पढ़ते थे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करके बना कर दिखा दूँ। ये अगर रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल है, ये नेगेटिव एंड कर दो, इसको पॉजिटिव एंड कर दो और बस बन गया। अब इसको यूँ घुमाओ और यहाँ फिट कर दो। पॉजिटिव एंड पी की तरफ है, ये देख सकते हो, ये पी है, पॉजिटिव साइड पर है,
एन नेगेटिव साइड पर है, और ये आपने मिली एमीटर लगा दिया और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया। तो डिफरेंट आप यहाँ से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट का, तो ग्राफ की शेप आएगी फॉरवर्ड बाइस के लिए ये राइट वाली, जो क्या शो कर रहा है कि जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो आपका स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि थोड़े सा वोल्टेज बढ़ाने पे हैवी अमाउंट ऑफ करंट गुजर रहा है। रिवर्स बाइस में आप पोटेंशियल बढ़ाते हो, करंट बढ़ता ही नहीं है, थोड़ा सा लीकेज करंट होता है, बाकी वो कांस्टेंट चल रहा है। आप बढ़ाते गए पोटेंशियल, बढ़ाते गए, आपने इतना पोटेंशियल लगा दिया कि आपका एटॉमिक लैटिस ब्रेक कर गई, तो एकदम से करंट फ्लो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। इसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये -50 -80 की लाइन में कहीं होता है, ठीक है। इसको नी वोल्टेज का नाम भी देते हैं, नी वोल्टेज, ठीक। ये लिखा हुआ है फॉर डायोड। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम 0.3 की वैल्यूज गिवन है। बाकी अब आपके आगे डेफिनेशन है कोई, हाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है ना न्यूमेरिकल टाइप रीडिंग्स, ये करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस आपने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है और फॉर्मूला लिख देना है, बस इतना हिस्सा करना है आप लोगों ने। इसी तरह रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ जाती है, उसका आप जिक्र करेंगे, और यहाँ पे भी नीचे आकर याद रखिएगा इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला काफ़ी है। हाँ ये याद रखिएगा ये मेगा ओम में वैल्यू होती है और उधर मैंने फॉरवर्ड की फ्यू ओम में होती है। और ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम जीनर वोल्टेज का भी नाम दे देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी बातें वही मैं बता चुका हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। डायोड में हमें पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट गुजरता है, रिवर्स में नहीं गुजरता है, यही प्रॉपर्टी रेक्टिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं इसकी। आपका जो हाफ वेव है ना रेक्टिफायर, ये होता है सिंगल डायोड। इसमें आप अल्टरनेटिंग करंट के से एक जो आपकी है ना पल्स वो रेक्टिफाई होती है, दूसरी नेगेटिव वाली नहीं होती। फुल वेव में दोनों पल्सेस को हम रेक्टिफाई कर देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड होता है, ये डायग्राम नज़र आ रही है, पीछे से एसी आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, आगे जाके आप देखेंगे आपके पास जो पल्सेस आ रही हैं गैप के साथ, होगा क्या जब यहाँ पॉजिटिव साइकिल आएगा और यहाँ नेगेटिव, तो ये डायोड चला जाएगा फॉरवर्ड बाइस में, आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव साइकिल जब यहाँ आएगा तो वो गैप आ जाएगा, करंट ये रिवर्स बाइस में चला जाएगा डायोड, ठीक है जी। गैप आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर गैप, फिर पॉजिटिव, तो जिस तरह वो ब्लिंक नहीं करती लाइट, इस तरह से करंट आ रहा है। अगरचे ये करंट डायरेक्ट है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, या इस डायग्राम के मुताबिक, लेकिन ये गैप के साथ आ रहा है, ठीक है। फ्लक्चुएशन ख़त्म करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं, जो आमतौर पे कैपेसिटर हो सकता है, इसके साथ पैरेलल में लगा सकते हैं, आउटपुट के सीरीज़ में इंडक्टर लगा सकते हैं, वो मज़ीद फ्लक्चुएशन कम करता है। और आप स्मूथ डीसी होता है, ये स्ट्रेट लाइन आप ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना हाफ वेव, इसमें सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से याद रखना कि इनकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड बराबर रहता है, कोई फ़र्क नहीं होता इनपुट आउटपुट। ये सारा एमसीक्यू के लिए करेंगे आप, ये मेन टॉपिक में आप नहीं करेंगे, ये सिर्फ एमसीक्यू का सेक्शन है, मेन टॉपिक में नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा जो आपको नजर आ रहा है, ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा इसकी, और कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर। आगे आपके पास आ जाता है फुल वेव। फुल वेव दो तरह के रेक्टिफाई हैं, एक है जी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का, जिसमें दो डायोड यूज़ होते हैं। इन दो डायोड में ये होता है कि जब आपका पॉजिटिव साइकिल ऊपर से आता है ना, तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है, ये रिवर्स बाइस। करंट यहाँ से, ये आपका आउटपुट है, ये वाला जहाँ मैं लाइनें खींच रहा हूँ, ये आपका आउटपुट है। अब इसमें जब आप करंट आप गुजारोगे तो फॉरवर्ड बाइस होगा, तो करंट आपका यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब आपका अगला साइकिल आएगा, नीचे पॉजिटिव होगा ऊपर नेगेटिव होगा, तो यहाँ करंट फिर यहाँ फ्लो करेगा, यानी आउटपुट पे करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपकी दोनों पल्सेस रेक्टिफाई हो जाएंगी, ठीक है। यानी एक बार D1 एक बार D2, और ये उसकी डायग्राम है कि आपका नेगेटिव साइकिल भी क्या हो रहा है, रेक्टिफाई। अब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर आज का यूज़ नहीं होता, इनकी जगह यूज़ होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर ये एमसीक्यू के हवाले से हैं, इनको आपने मेन टेक्स्ट में नहीं करना, ऊपर ही बस काफ़ी है आपके लिए। ये सारी वैल्यूज ब्रिज रेक्टिफायर, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डायोड्स,
इनमें बड़ा मज़ेदार चीज़ कि जी जब, और आजकल ये यूज़ होता है, पॉजिटिव साइकिल अगर यहाँ पर आता है ना और नेगेटिव यहाँ पे आता है फर्स्ट टाइम, तो पॉजिटिव की वजह से ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा, तो इसके पैरेलल जो डायोड लगा हो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये यहाँ से करंट कंडक्ट होगा। करंट D3 में आएगा और ये जो D4 और D1 है इस लम्हे रिवर्स बायस में है, तो करंट यहाँ पे आकर इधर निकल जाएगा और इधर से नीचे जाएगा, फिर ये पूरा सर्किट मुकम्मल करेगा। यानी मैं इसको नाम दे दूँ ना A, B, C और D का, तो करंट B पर आएगा, B से C पर जाएगा, फिर RL से होता हुआ A पर आएगा, A पर आकर D2 से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, 1 और 4 से नहीं गुजरेगा। और जब अगला साइकिल आएगा जिसमें करंट नीचे D से एंटर होगा, तो उसमें ये मैं डायरेक्शन एरो ख़त्म कर दूँ। अब नीचे आपके पास पॉजिटिव हमने शो करना है, ऊपर नेगेटिव। तो अब जब यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो D4 और D1 ये फॉरवर्ड बायस है। अब करंट D4 से C पर जाएगा, 3 की तरफ जा नहीं सकता, रिवर्स बायस रहा, और वहाँ से आउटपुट रेजिस्टेंस से होता हुआ A पर और A से D1 से होता हुआ बाहर। यानी हर 2 साइकिल आपके रेक्टिफाई हो जाते हैं यहाँ तक। और ये फिल्टर सर्किट है जो फ्लक्चुएशन को ख़त्म करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से। दैट्स ऑल, यहाँ तक आपने ये काम करना है। और बाकी इंशाल्लाह इंडक्टर भी यही है, इंडक्टर को पता है, ये भी आपने पढ़ा नहीं होगा, फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने में हेल्प आउट होता है। तो यहाँ तक आप करेंगे। ट्रांसफार्मर का ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टाइम बड़ा कम, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो उस वक्त के लिए फिर आप